क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? द शेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो शेवरॉय हिल्स कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है, ये एक्चुअली ना ये एक माउंटेन रेंज है। हाँ, और लोकेटेड किधर है? ये लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। कहाँ पे लोकेटेड है ये है ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज तमिलनाडु। ये क्या है? ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है और अगर बात की जाए ये कहाँ पे है एग्जैक्टली तो ये है यॉरकॉट प्लेट्यू पे सिचुएटेड। कहाँ पे? यॉरकॉट प्लेट्यू। यॉरकॉट प्लेट्यू पे एक सिटी है, कौन सा? सैलम। ठीक है, इस सिटी में ये सेवरॉय हिल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन, रिप्राइव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल? तो किसके पास कॉन्स्टिट्यूशन किसको ये पावर देती है कि किसी क्रिमिनल के, किसी कन्विक्ट के पनिशमेंट को पार्डन करना, रिप्राइव करना या फिर उसको कम्यूट करना? तो ये पावर दिया है प्रेसिडेंट को। ये पावर किसके पास है? ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। और किस आर्टिकल से ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 72 से। किससे? आर्टिकल नंबर 72 से प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है पार्डनिंग का, रिप्राइव का और कम्यूट का। अच्छा, अगर बात की जाए पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है टू फॉरगिव। ठीक है, उसको पनिश ना करना, उस कन्विक्ट को पनिश ना करना। पार्डन पाने के लिए क्या करेगा वो कन्विक्ट जो है? प्रेसिडेंट को अपील करेगा और अगर प्रेसिडेंट को वो उसका अपील सही लगता है तो उसको पार्डन प्रेसिडेंट देंगे। बात की जाए अगर कम्यूटेशन की, इसकी बात की जाए अगर कम्यूटेशन की, तो कम्यूटेशन में क्या होता है? जो पनिशमेंट होता है ना वो उसको लाइटर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। पनिशमेंट को क्या किया जाता है? पनिशमेंट चेंज इनटू लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कोई डेथ सेंटेंस मिला है किसी को, किसी प्रिजनर को डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसको डेथ सेंटेंस ना देके कोई कठोर उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। बात की जाए अगर रेमिशन की, तो रेमिशन में क्या हो जाता है? रेमिशन में क्या होता है ना, जो उसका कैरेक्टर होता है, पनिशमेंट का जो कैरेक्टर होता है उसको बिना बदले को रिड्यूस कर देना। उसके कैरेक्टर को नहीं बदलना है बल्कि पनिशमेंट के कैरेक्टर को ना बदल के उसको रिड्यूस कर देना। जैसे अगर बात की जाए क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्रिमिनल को 5 साल का अगर इसको पनिशमेंट मिला है तो उस 5 साल को कन्वर्ट करके क्या कर दिया है? 1 साल का या 2 साल का उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। वैसे ही रिस्पाइट की अगर बात की है तो रिस्पाइट में क्या होता है? रिस्पाइट में किसी स्पेशल केस में कोई अगर जो कन्विक्ट है उसको किसी स्पेशल केस में, कन्विक्ट के स्पेशल केस, जैसे मान लीजिए कि कोई वुमेन है, उसको प्रेगनेंसी है या फिर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में उसको उसके पनिशमेंट को क्या किया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? रेस्पाइट कहलाता है। और वही रिप्राइव है। रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव मतलब क्या होता है? रिप्राइव मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है। अब डेथ सेंटेंस, अगला अपील करता है कि मुझे डेथ सेंटेंस ना देके कुछ और किसी और फॉर्म की सजा दे दी जाए, तो उसके उसको अपील के लिए जो टाइम दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है उसकी पनिशमेंट को, और उसको जो टाइम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो रिप्राइव कहलाता है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, द नल चरितम प्ले इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन डांस फॉर्म? तो नल चरितम प्ले जो है ये किस इंडियन डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है ऑप्शन 2 अपने कथकली से। किससे? कथकली से ये एसोसिएटेड है। ये नल चरितम है क्या? ये प्ले है जो कि राजा नल, ठीक है, राजा नल और उनकी स्ट्रगल्स की स्टोरी को बताता है। ठीक है, इस प्ले के थ्रू राजा नल के स्ट्रगल्स और उनकी स्टोरी जो है उसको बताया जाता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अटेंडेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया एज इट्स चीफ गेस्ट? तो अपना जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें एज अ चीफ गेस्ट किस कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे? तो ये आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट हमारे पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आए थे। अपना पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ कब था? तो ये हुआ था 26 जनवरी और 1950 में। अगर बात की जाए इंडोनेशिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे कौन? तो इंडोनेशिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे कौन? सुखार्नो। कौन? सुखार्नो उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट? तो नीचे दिए गए कंपाउंड और उनके मेल्टिंग पॉइंट सामने दिए गए हैं, ये किस ऑप्शन का सही है? तो एसिटिक एसिड का क्या दिया हुआ है? 290 के, तो ये 290 के इसका करेक्ट आंसर है। 290 के ये सही है। एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 के होता है। वहीं एथेनॉल का दिया हुआ है 156 के, तो एथेनॉल का भी 156 के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन 2 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड होता क्या है? तो एसिटिक एसिड जो है इसका काम क्या है? इसको अगर वाटर में मिला के प्रिजर्वेटिव एज अ पिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, पिकल प्रिजर्वेटिव। जब इसको वाटर में मिला देते हैं तो ये बन क्या जाता है? ये बन जाता है अपना विनेगर। क्या बन जाता है? ये विनेगर बन जाता है। और फिर हम लोग इस विनेगर को कहाँ यूज करते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। बात की जाए अगर एथेनॉल की, तो एथेनॉल भी ये कंपाउंड यूज होता है किसमें? प्रिजर्वेटिव में। लेकिन ये किस चीज के प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है पेंट्स के प्रिजर्वेटिव में। ये किस लिए यूज किया जाता है? पेंट्स के प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ्स इन इंडिया। तो इंडिया में एम्प्लॉयबल स्किल्स की कमी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं उसको? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है? इंडियन बॉक्सर्स डैश वॉन गोल्ड मेडल्स एट द 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन सोफिया बल्गेरिया इन 2022। तो सोफिया बल्गेरिया में अपना स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था जो कि 73rd टूर्नामेंट था। अब इनमें कौन कौन से जो बॉक्सर्स हैं वो गोल्ड जीते हैं? तो अपना ऑप्शन है निखत जरीन और नीतू। निखत जरीन फॉर 52 केजी एंड नीतू फॉर 48 केजी। इसमें इन लोगों ने क्या अपना गोल्ड जीता है। ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? हु वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द फर्ग्यूसन कॉलेज। किसका नाम एसोसिएट किया जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज के फाउंडेशन के साथ? अगर बात की जाए फर्ग्यूसन कॉलेज की, तो फर्ग्यूसन कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये इस्टेब्लिश हुआ है 1880 में। कब हुआ है? 1880 में। और इसके इसके जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर मेंबर ये कौन कौन है? इसको 4 लोग मिलकर इस्टेब्लिश किए थे। और इनका नाम क्या क्या था? ये थे पहले बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। दूसरे कौन थे? दूसरे थे विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तीसरे थे गोपाल गणेश, गोपाल गणेश अगरकर। और चौथे इसमें थे माधवराव नामजोशी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। दैट इज ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नाम भी ध्यान रखना है। कौन? बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, गोपाल गणेश अगरकर और माधवराव नाम जोशी। फर्ग्यूसन कॉलेज से इनका नाम एसोसिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नेम द भक्ति सेन फ्रॉम साउथ इंडिया हु वाज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी। तो ये भक्ति सेन का नाम बताना है। साउथ इंडिया के हैं ये। और ये पहले क्या थे? ये पहले जैन धर्म के थे जो चालुक्य किंग के कोर्ट में क्या थे? मिनिस्टर थे। तो ये भक्ति सेन कौन थे? ये थे बासवन्ना। कौन थे? बासवन्ना। ये पहले क्या थे? ये पहले एक जैन थे। और उसके साथ साथ ये क्या थे? 12th सेंचुरी में जो चालुक्य किंगडम था उसमें उसके कोर्ट में ये क्या थे? एज अ मिनिस्टर थे। बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाद में भक्ति मूवमेंट ज्वाइन करके एक भक्ति संत हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Which amendment of Indian Constitution removed the right to property from the list of fundamental right? तो कौन सा अमेंडमेंट था जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट्स में थी, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में थी, उसको रिमूव कर दिया? तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44। कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बात कीजिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब था? तो ये आया था 1978 में। कब आया था? 1978 में। अच्छा, इसको फंडामेंटल राइट से अगर रिमूव किया गया है तो इसको कौन सा राइट बना दिया गया है? इसको बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या बना दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। या फिर इसी को क्या कहते हैं? लीगल राइट। या फिर इसी को क्या कहते हैं? लीगल राइट। ठीक है। अब ये हटा दिया गया इसमें से। तो ये हटाया गया तो ये नए आर्टिकल के तहत अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। ये आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल नंबर 300A। और ये आर्टिकल 300A आता कौन से पार्ट में है? तो ये आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल के 12th पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 12th पार्ट में। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ कथक। तो बनारस घराना का फाउंडर कौन है? तो बनारस घराना के फाउंडर हैं अपने जानकी प्रसाद। दैट इज ऑप्शन 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। जानकी प्रसाद क्या है? ये फाउंडर हैं बनारस घराना के। अगर बात की जाए ईश्वरी प्रसाद की, अपना ऑप्शन 1 जो है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद किस घराना से बिलोंग करते थे? ईश्वरी प्रसाद
लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। कौन से घराने से बिलोंग करते थे? ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। अगर बात की जाए शंभू महाराज की, तो शंभू महाराज भी क्या थे? ये भी लखनऊ घराना से ही बिलोंग करते थे। ये भी लखनऊ घराना से ही बिलोंग करते थे। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या था? जो ईश्वरी प्रसाद है ये क्या है? ये फाउंडर हैं। ये क्या है? ये फाउंडर हैं लखनऊ घराना के। और शंभू महाराज क्या है? ये मेंबर हैं लखनऊ घराना के। अगर बात की जाए राजा चक्रधर सिंह की, तो राजा चक्रधर सिंह क्या है? राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराना के, कहाँ के? रायगढ़ घराना के से बिलोंग करते थे और ये इसके फाउंडर भी थे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम? तो अगर वाटर फ्लो करता है तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। तो उसके स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ओपन होते हैं। अपना इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज स्टोमेटल पोर्स ओपन। कब ओपन होता है ये? जब गार्ड सेल्स में पानी फ्लो करता है। कब? जब गार्ड सेल्स में पानी फ्लो करता है तो स्टोमेटल पोर्स अपने क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, नेमली असर्शन एंड रीजन, यूज देम टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन है ये अपना, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। अब अपने को क्या करना है? जो करेक्ट अल्टरनेटिव है असर्शन और रीजन में, वो हमको असर्शन और रीजन का वो हमको सेलेक्ट करना है। तो पहला असर्शन क्या दे रहा है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज एक्सपोर्ट एक्सीडेड द इंपोर्ट्स लीडिंग टू सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या हुआ था? जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज्यादा होता था, जिससे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस हो गया था। क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज्यादा होता था और जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस था। तो ये अपना असर्शन जो है ना, ये एकदम सही है। इसके ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज्यादा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? ज्यादा था। अगर बात की है रीजन की, तो रीजन क्या कह रहा है? द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत है। रीजन इसका क्या है? वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लेकिन लोग मोस्ट ऑफ द जो उसका ट्रेड का जो पैसा था, जो बैलेंस था, उसको यूज करते थे, उसको अपने ब्रिटिश इंडिया के प्रॉफिट में दिखाते थे। ठीक है, तो ये अपना रीजन जो होगा इसका, ये गलत हो जाएगा। तो अपना इसका ऑप्शन सही कौन सा है? A is true but R is false, that is option 4 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? A is true but R is false। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज द लॉयन कैपिटल। तो जो मौर्यन पिलर कैपिटल है कहाँ पे पाया गया है? उसको एज अ लॉयन कैपिटल कहते हैं। तो ये मौर्यन पिलर सारनाथ में जो पाया गया है उसको एज अ क्या कहते हैं? लॉयन कैपिटल कहते हैं। कहाँ पे? सारनाथ का जो मौर्यन कैपिटल है, पिलर है, इसको क्या कहते हैं? एज अ लॉयन कैपिटल। बात की जाए अगर सारनाथ किस सिटी में है? तो सारनाथ है वाराणसी में। कहाँ पे है सारनाथ? सारनाथ है अगर बात की जाए लॉयन कैपिटल की, किसकी अगर बात की जाए लॉयन कैपिटल की, तो ये लॉयन कैपिटल जो है ये अभी अपना नेशनल एम्बलम है। नेशनल एम्बलम है। ठीक है, और इस पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नेशनल एम्बलम पे। अपने क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। देखे हूँ, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक। सारनाथ की एक और बात आती है अपने हिस्ट्री में। सारनाथ जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला रिलीजियस स्पीच, जिसको सरमन कहते हैं, ये अपना कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला रिलीजियस स्पीच दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी इंजन्स ड्राइव पीएम गति शक्ति, अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एन एम टू रिवॉल्यूशनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम गति शक्ति। इस पीएम गति शक्ति का क्या काम है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसके लिए? जो अपने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें इसको कितने इंजन ड्राइव कर रहे हैं? इसको टोटल 7 इंजन ड्राइव कर रहे हैं। दैट इज ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको 7 इंजन ड्राइव कर रहे हैं। अब ये 7 इंजन है कौन कौन से? तो ये है
रोड्स कौन है, रोड्स हुआ, रेलवेज हुआ, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ऐसे ही आपका मास ट्रांजिट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और कौन से, और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पीएम गति शक्ति है, इसको एक और नाम से जाना जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है नेशनल मास्टर प्लान। क्या, नेशनल मास्टर प्लान। ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर, कब, 13 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, पीएम गति शक्ति लॉन्च कब हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 13 अक्टूबर 2021 में। इसको जाना जाता है किस नाम से, नेशनल मास्टर प्लान के नाम से। अब इसमें 7 जो इसके इंजन है जो इसको ड्राइव कर रहे हैं वो कौन है, पहला है आपका रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा है पोर्ट्स, पांचवा मास ट्रांजिट, छठा वाटरवेज और सातवां कौन सा है, ये है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। वेयर इज द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड, तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। कहाँ पे, ऑप्शन 4 नई दिल्ली में ये लोकेटेड है। अगर बात कीजिए नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिश कब हुई है, ये इस्टेब्लिश हुई है 2008 में। ठीक है, और ये फंक्शन किसके अंडर करती है, तो ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। और इसके जो सीईओ होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होते हैं। कौन, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होते हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होते हैं, ये जनरली इसके क्या होते हैं, ये इसके सीईओ होते हैं। अगर बात की जाए अभी करंट में इसका सीईओ कौन है, तो ये है डॉक्टर पीएल साहू। कौन है, डॉक्टर पीएल साहू। ठीक है, तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ कौन है, अभी ये है डॉक्टर पीएल साहू। इसके जो सीईओ होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं किसके, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के। ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये स्टैब्लिश हुई थी 2008 में। और ये है कहाँ, ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, पंडित राम नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो पंडित राम नारायण इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है सारंगी से। कौन सा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगी। अब सारंगी कैसा दिखता है, तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये सारंगी ऐसा दिखता है। ये क्या होता है, एक इसमें एक बो होता है और इस बो से इसको बजाते हैं। ठीक है, इस बो से इसको बजाते हैं, सारंगी कहलाता है ये। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इन जनवरी 2022 द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्ड डॉटर्स विथ इक्वल राइट्स to the father's property even prior to codification of the Hindu Succession Act in, तो जो कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, ये क्या कब आया था, ये आया था 1956 में। कब आया था, अपना ऑप्शन है 1956 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में कन्फेयर किया है कि जो डॉटर्स हैं उनको फादर्स की प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट्स मिलेगा। इसको प्रायर रखा गया है किस पे, जो कोडिफिकेशन हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू 1956 में। कब हुआ था ये, 1956 में। तो बात किया जाए अगर 2022 में जो भी कन्फेयर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें यह है ना कि अगर कोई भी मेल हिंदू बिना अपने विल को बनाए, बिना अपने हायर को डिसाइड किए अगर मरता है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी उसने इनहेरिट किया होगा या फिर जो भी उसने एक्वायर किया होगा, उस प्रॉपर्टी को कौन एक्वायर करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को उसकी डॉटर भी एक्वायर करेगी। कौन करेगा, उस प्रॉपर्टी को अगर बिना विल के कोई मेल हिंदू मरता है, तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर उसकी डॉटर भी करेगी। अगर बात की जाए, अगर कोई मेल है और वो बिना विल बनाए उसकी डेथ हो गई है, तो पहले क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी वो कहाँ चली जाती थी, वो उसके कजन्स को चली जाती थी, मतलब चाचा के लड़कों को चली गई, चाचा के लड़के एक्वायर कर लिए। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि नहीं, अभी वो क्या मिलेगा, वो उसके डॉटर्स को, वो उनके डॉटर्स को जाएगा। ऐसे ही अगर कोई फीमेल हिंदू है, अगर कोई क्या है, फीमेल हिंदू है और वो बिना अपने विल के उसका डेथ हो गया है, ठीक है, बिना विल बनाए उसका डेथ हुआ है,
तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, अगर जो भी प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है किससे, अपने फादर से या फिर अपने मदर से, तो वो कहाँ जाएगा, वो उसके फादर के हायर्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा वो, उसके फादर के हायर्स के पास जाएगा। अगर वही प्रॉपर्टी, वो जो फीमेल हिंदू है, वही प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट किया है किससे, अपने हस्बैंड से या फिर अपने फादर इन लॉ से, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, वो जाएगा उसके हस्बैंड के हायर्स के पास। किसके पास जाएगा वो प्रॉपर्टी जाएगा उसके हस्बैंड के हायर्स के पास। ये एक्ट अमेंड कब हुआ था, तो ये एक्ट पहली बार अमेंड हुआ था 2005 में। कब अमेंड हुआ था, जो कोडिफिकेशन है ये कब अमेंड हुआ था, 2005 में, जिसमें गर्ल्स को जो है इक्वल राइट दिया गया था। जिसमें गर्ल्स को क्या दिया गया था, गर्ल्स को इक्वल राइट ऑफ फॉर प्रॉपर्टी दिया गया था, इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हु क्वाइंड द टर्म zeroth law of thermodynamics in 1931 which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other। तो किसने zeroth law of thermodynamics क्वाइन किया था 1931 में, तो ये किया था किसने, राल्फ एच फाउलर ने। किसने, राल्फ एच फाउलर ने। ये ऑप्शन 4 अपना इसका करेक्ट आंसर है, राल्फ एच फाउलर। ये जो अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कोई दो बॉडी, क्या बताता है ये, अगर कोई दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके साथ अगर कोई तीसरा आता है तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, बाकी के साथ। तो वो तीनों जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। बात की जाए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर बात की जाए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो टोटल एंट्रोपी है, क्या है, जो टोटल एंट्रोपी है, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, उसको कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल एंट्रोपी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, उसको कभी भी क्या करते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर बात की है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टल है, किस चीज पे, परफेक्ट क्रिस्टल है अगर 0 डिग्री केल्विन पे, तो उसका जो एंट्रोपी होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, उसका जीरो एंट्रोपी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स। तो इसमें से कौन है, इनमें से कौन है जो कैपिटल रिसीट में जिसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो इनमें से टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस, इनको कैपिटल रिसीट्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है। अगर बात की जाए कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स हैं, क्या, जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स हैं, उनमें वो सारे रिसीट्स जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्या, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल एसेट्स को, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनको रिड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो रिसीट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो ऐसा ही है अपना टैक्स, तो टैक्सेस अपने जो हो जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, ये कैपिटल रिसीट्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2022 दैट एम्स टू ईज द लोन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में एक पोर्टल लॉन्च किया था। किस लिए ये लॉन्च किया था, तो इसका मेन एम था, जो भी लोन एप्लीकेशंस थे, लोग अप्लाई करते थे लोन के लिए, तो उसमें जो भी परेशानियां होती थी उसको आसान करने के लिए और लोन सैंक्शन होने के लिए, उसके डिसबर्समेंट के लिए, उसका जो प्रोसेसिंग होता था उसको आसान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ। क्या है, ऑप्शन 2 अपना जन समर्थ इस पोर्टल का नाम है। ये पोर्टल लॉन्च मेनली किसके लिए हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है मेनली जो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं, या फिर जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए ये लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर डिड नरेंद्र मोदी प्रपोज टू सेलिब्रेट अ डे फॉर योगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा
while speaking at United Nations General Assembly। तो नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रपोजल दिया था। तो ये प्रपोजल कब दिया था उन्होंने? तो ये प्रपोजल दिया था इन्होंने 27 सितंबर 2014 को। कब दिया था इन्होंने? 27 सितंबर 2014 को इन्होंने ये प्रपोजल दिया, और ये प्रपोजल यूएन जनरल असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद से हर साल 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अपना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ द डिफरेंस इन प्रेशर इन ताहिती वाज नेगेटिव। तो कह रहा है अगर ताहिती के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? तो मॉनसून जो है वो बिलो एवरेज लेट होगी। क्या होगी? मॉनसून जो होगी वो बिलो एवरेज लेट होगी। दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? इन विच ईयर वॉज एन अप्रोच एंड प्रोग्राम नेम्ड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो पूछ रहा है कि किस साल में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, किसके कंटेक्स्ट में ये लॉन्च हुआ था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च हुआ था, और इसका नाम क्या था? नाम था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च हुआ था, ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1988 में। कब कब हुआ था ये लॉन्च हुआ था? ये 1988 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और अगर बात की जाए इस प्रोग्राम की, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था ना, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट, किसके बीच में? कोलैबोरेटिव एफर्ट की डिमांड की गई थी। किसके द्वारा? लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज जो थी उनके बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की डिमांड की गई थी। किसके लिए? जिससे जो फॉरेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अगर बात की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया कब था? ये आया था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग अ ज्वाइंट फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रिजीम। तो किस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये समझ में आया कि उनको एक ज्वाइंट फ्रंट की जरूरत है, एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है ब्रिटिश रेजिम के लिए। ठीक है, तो ये इन लोग को पता चला था लखनऊ सेशन। कब पता चला था इन लोग को? लखनऊ सेशन। दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। लखनऊ सेशन में पता चला था। अगर बात की जाए लखनऊ सेशन हुआ कब था, तो ये हुआ था दिसंबर 1916 में। ठीक है, यहाँ पे इनको पता चला कि इनको एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है। किसके लिए? टू फाइट विथ ब्रिटिश। ठीक है, जिससे एक ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया बन सके, जिससे टू सिक्योर क्या? टू सिक्योर ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडियंस।